Prakriti. Today's topic is Unveiling Prakriti, an Ayurvedic wisdom for well-being. प्रकृति को जान के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, वो हम आज आयुर्वेद के कंसेप्ट से जानेंगे। प्रकृति जो कि हमारा मूल फिजिकल स्वरूप है, वी कैन कंपेयर इट विथ आवर जेनेटिकल कोड। हम ये कह सकते कि वो हमारा ब्लूप्रिंट है। जब से हमारा जन्म होता है, जब कंसेप्शन होता है फीटस का, मतलब तब से लेके मृत्यु पर्यंत प्रकृति एक ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और ये हमें अपने माता पिता और ब्रह्मांड से मिला हुआ एक अमूल्य गिफ्ट है। तो इसे मेंटेन करते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं। और प्रकृति इज अ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में उसका कैरेक्टरिस्टिक उस हिसाब से पर्सोनिफाई होता है। तो आज के जो टॉपिक है उसके कंटेंट्स देखे तो टाइप्स ऑफ प्रकृति, यानी कि फिजिकल कंस्टिट्यूशन, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ प्रकृति, क्वेश्चन एज टू डिस्कवर आवर प्रकृति, प्रकृति एंड पर्सनालिटीज, हेल्थ रेजिमेन, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग प्रकृति। So, first of all, what is the goal of Ayurveda? So, it is said by Charakacharya in Sutrasthana, Prayojanam cha asya swasthasya swasya rakshanam aturasya vikaro prashamanam cha. It says, Acharya believes in prevention is better than cure. So, its first motive is how to preserve our health. स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखना है, and the second motto is regarding to health is wealth. So, how to prevent that various diseases. So, इसको आयुर्वेद का जो ये गोल है उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमारी प्रकृति जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति के बारे में वर्ल्ड वाइड काफी सारे रिसर्च हुए हैं, उसमें से मैंने यहाँ पे साइटेशन लिया है। तो आप ये लिंक पे जाकर भी इस पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें आयुर्जीनोमिक्स, यानी कि जो प्रकृति है उसका कोरिलेशन, जो मॉडर्न साइंस का जेनेटिक और फिजियोलॉजी, इसका दोनों का कोरिलेशन, उसको आयुर्जीनोमिक्स बोलते हैं। तो आयुर्जीनोमिक्स क्या है? तो प्रकृति जो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में रिप्रेजेंट होती है, जो कि प्रकृति मूलतः हमारी जो 3 फंडामेंटल एनर्जी है, वात, पित्त और कफ, उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होके 7 टाइप की प्रकृति बनती है, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये जो आयुर्जीनोमिक्स है या एपिजेनेटिक्स है, तो उसमें जो जीन्स है, मतलब आयुर्वेद का प्रकृति और उसको मॉडर्न से को रिलेट करें तो जीन्स या जीनोटाइप या फिनोटाइप से कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रकृति के 2 एस्पेक्ट है। पहला तो जन्म यानी बर्थ प्रकृति, जिसको जीनोटाइप जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि हमारे जन्म से मृत्यु पर्यंत एक ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और दूसरा जो एस्पेक्ट है साइकोफिजियोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन, जिसे वी कैन कोरिलेट इट विद द फिनोटाइप एज पर मॉडर्न साइंस। सो उसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे उसमें चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, बिहेवियर, डाइट, डिसीज या स्ट्रेस या एनवायरमेंटल फैक्टर, जो तो ये सारे जो फैक्टर्स है उसकी वजह से ये फिनोटाइप यानी कि साइको फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में हो सकते हैं। और यही प्रकृति को आयुर्वेद में प्राकृत यानी कि नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग माना गया है। जब आप अपनी प्रकृति के साथ हार्मोनाइज हो तो आप स्वस्थ हो। अगर उसमें यानी कि जो फिनोटाइप है या जो देह प्रकृति, जिसे साइकोफिजियोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें अगर डिस्टर्बेंस आता है तो उसे विकृति बोलते हैं आयुर्वेद में, जिसे हम कोरिलेट कर सकते हैं डिसीज या डिसऑर्डर के साथ। तो ये एक कोरिलेशन हुआ
और दूसरा जो है आयुर्जीनोमिक्स एंड मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन का जो P4 मेडिसिन का कंसेप्ट है, जो लीरॉय हुड और अदर जो जो भी पायोनियर्स हैं उनके द्वारा मतलब समझा गया था, उन्होंने एडवोकेट किया था। तो P4 मेडिसिन यानी प्रिडिक्शन, अर्ली प्रिडिक्शन ऑफ एनी डिसीजेस, जो आयुर्वेद में किसी भी पैथोजेनेसिस है उसका 6 स्टेजेस बताया गया है कि 3 दोष है उसमें से। फर्स्ट स्टेज जो है एक्यूमुलेशन, सेकंड एग्रीवेशन, थर्ड स्प्रेड, फोर्थ लोकलाइजेशन, फिफ्थ डिसीज एंड द सिक्स वन इज कॉम्प्लिकेशन। तो ये जो एग्रीवेशन स्टेज है या एक्यूमुलेशन स्टेज है उसमें बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से आप किसी भी डिसीज का अर्ली डायग्नोज कर सकते हो जब वो डिसीज जर्मिनेशन फॉर्म में है आपके बॉडी में। सो एक इसका सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे वात डिस्टर्ब हुआ है तो उसका एक्यूमुलेशन या एग्रीवेशन होगा तो गैस फॉर्मेशन या एब्डोमिनल पेन, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। पित्त का एक्यूमुलेशन या एग्रीवेशन देखे तो गैस्ट्राइटिस या बर्निंग इन होल बॉडी, या और कफ का तो इनडाइजेशन या हैवीनेस इन द बॉडी, या फिर लेजीनेस। तो इस तरह से आयुर्वेद में हजारों साल पहले ये प्रिडिक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो था। और दूसरा जो कंसेप्ट है कि प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट द डिसीज, P4 मेडिसिन का उस, तो आयुर्वेद का तो मूल गोटो ही मूल मूल जो उसका जो गोल है वही है कि हाउ टू प्रिवेंट द डिसीजेस। एंड थर्ड जो है वो पर्सनलाइज। तो एज पर आयुर्वेदा एवरीवन इज यूनिक, उसका हेल्थ रेजिमेंट भी यूनिक है हर एक पर्सन का, और डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट भी यूनिक है। और फोर्थ वन जो है पार्टिसिपेटिंग या प्रमोटिव। तो आयुर्वेद तो उसी के मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर ही ज्यादा फोकस करता है कि हाउ टू लीव योर लाइफ सो दैट यू कैन बी हेल्दी। सो ये एक कोरिलेशन हम समझ सकते हैं। और दूसरा प्रकृति का मेटाबॉलिज्म के साथ कोरिलेट करें तो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जिसका हायर मेटाबॉलिज्म है, वायु का इरेग्युलर एंड कफ का वेरी स्लो, और डिसीज के साथ कोरिलेट करें, ये जो रिसर्च हुए हैं आयुर्वेद में तो है ही, पर उसके ऊपर भी काफी सारे रिसर्च हुए और उसका कंपैरिजन हुआ है प्रकृति और डिसीज का। तो वात प्रकृति वाले या वात प्रीडोमिनेंट वाले जो है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, पार्किंसंस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या हायर लेवल ऑफ सीरम प्रोलैक्टिन, ये दे आर वेरी प्रोन टू गेट दिस डिसऑर्डर्स। एंड पित्त का समझे तो पित्त का हाइपर एसिडिटी या हाइपरटेंशन, हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी, पॉलीसाइथेमिया वेरा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स या स्किन डिसऑर्डर्स। और फिर कफ को कोरिलेट करें तो कफ प्रकृति या कफ प्रीडोमिनेंट जो प्रकृति है उसमें डिसलिपिडेमिया या डायबिटीज मेलाइटिस या ओबेसिटी, ये सब डिसीज होने की संभावना ज्यादा है। और या फिर ज्यादातर इन प्रकृति वाले में ये डिसीज ज्यादा पाए गए हैं। और एक फ्यूचर ये भी प्रिडिक्ट किया गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका जब स्क्रीनिंग करे तो उसका जेनेटिकली कोड जो कि प्रकृति के साथ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, जेनेटिक कोड का स्क्रीनिंग करके न्यूबॉर्न की प्रकृति जान सकते हैं, जिससे कि उसका हेल्थ रेजिमेंट उसको दिया जा सके या फिर उसको कौन से डिसीज होने की संभावना ज्यादा है तो उस तरह से वो अपनी लाइफ जिए कि वो स्वस्थ रह पाए। तो ये एक आयुर्वेद और मॉडर्न का कोरिलेशन है। वात पित्त कफ जो कि हमारे बॉडी की फंडामेंटल एनर्जी है, ये वेरी दे आर वेरी शटल, वी कैन नॉट सी देम विथ आवर नेकेड आईज, और ये हमारे बॉडी को गवर्न करता है। ये जब बैलेंस में रहता है तो वी कैन बी हेल्दी, और इम्बैलेंस तो देर आर डिसऑर्डर्स। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस हिसाब से प्रकृति को, जो भी इसके रिलेटेड जो प्रकृति है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, या उसके अनुसार उसमें फिजिकल साइकोलॉजिकल या वो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं। सो अष्टांग हृदय विच इज रिटन बाय वाग्भट आचार्य, इट इज सेड अबाउट द वात पित्त कफ, वात तत्र रुक्षो लघु
शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। सो वायु, ड्राई, लाइट, कूल, शटल, मोबिल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और पित्त के बारे में तो पित्तः सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघुः विस्त्रम सरम द्रवम। पित्त जो है वो स्लाइटली ऑयली, शार्प, हॉट, लाइट, bit stinky, liquid and mobile. And kapha snigdha shito gururmandah slakshano mrutsanah sthirah kapha means cough, oily, cool, heavy, slow, sticky और stable। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ये उसको इसको जानना इसके लिए जरूरी है कि इसके हिसाब से हम प्रकृति को ज्यादा बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तो अब ये वात पित्त कफ जो तीनों है उसका कॉम्बिनेशन होके हमारी प्रकृति का निर्माण होता है, जिसे हम फिजिकल कंस्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, या विच इज आर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। सो तीन जो दोष है उस हिसाब से सिंगुलर प्रकृति वातज, पित्तज, कफज, और फिर बाद में और तीन है वो डुअल जो दो दोषों के कॉम्बिनेशन से बनता है, वात पित्त, पित्त कफ एंड वात कफ। और जो सातवां है वो है सम या त्रिदोष, जिसमें तीनों दोष का कॉम्बिनेशन और प्रपोर्शन एक होता है, और ये प्रकृति बहुत ही रेयर है और बेस्ट है। अब आयुर्वेद के हिसाब से हर एक व्यक्ति अपने आप में अनूठा है। क्यों ऐसा? तो इसको समझे कि जैसे एक एग्जाम्पल ले कि वात कफ प्रकृति है, तो उसमें क्या होगा कि वात प्रीडोमिनेंट कफ वो भी वात कफ कहलाएगा, और कफ प्रीडोमिनेंट वात वो भी वात कफ कहलाएगा। वात प्रीडोमिनेंट कफ में वात का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, कफ प्रीडोमिनेंट वात में कफ का प्रपोर्शन ज्यादा होगा। उस तरह से तो दोनों अलग ही है, पर ये एक देखे कि जैसे वात कफ वाले दो पर्सन है तो वो भी सेम नहीं है। इवन जो भी ट्विंस है वो भी उनका भी प्रकृति सेम नहीं होता, मतलब प्रपोर्शन सेम नहीं होता। सो जैसे एक देखिए कि वात प्रधान कफ है, दो कंधे ऐसे है, तो एक में उसका प्रपोर्शन क्या हो सकता है कि वात जो है वो 70%, कफ 20% एंड पित्त 10%, तो इसको वात प्रीडोमिनेंट कफ प्रकृति बोलते हैं। और दूसरा जो है जिसमें ये हो सकता है कि वात जो है वो 80%, कफ 15% एंड पित्त 5%, तो ये भी वात कफ हो गया, पर दोनों अपने आप में अनूठे हैं। तो इसीलिए हर एक का हेल्थ रेजिमेन अलग है, और प्रोग्नोसिस या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। अब प्रकृति को जो बनाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं? तो अष्टांग हृदय में बताया गया है कि शुक्राश्रुग गर्भिणी पूज्य चेष्टा गर्भाशय तुषु यह शाद दोषो अधिकस्तेन प्रकृति ही शब्द धोतिता। मीन्स कौन कौन से फैक्ट, चार मेन फैक्टर्स है, जैसे कि टाइम एंड सीजन ऑफ कंसेप्शन, उस टाइम में या सीजन में कौन से दोष प्रीडोमिनेंट है वो रोल प्ले करते हैं प्रकृति को निर्माण करने में। देन यूट्रस के अंदर कौन से दोष है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन, उसके या और माता के भी जो फिजिकल ट्रेट्स तो ठीक है, पर इमोशनल या मेंटल स्टेटस कैसा है वो भी प्रकृति का निर्माण करने में बहुत आवश्यक रोल उसका है। और स्पर्म और ओवम का कंडीशन क्या है, उसका प्रीडोमिनेंसी दोष कौन सा है, और उसका फिजिकल और मेंटल स्टेटस का इम्पैक्ट स्पर्म और ओवम पे क्या है। देन मैटरनल फूड एंड लाइफस्टाइल, 9 महीने के दरमियान माँ जो भी खाती है, जो सोचती है, जो फील करती है, उस सब का इम्पैक्ट, या जो लाइफस्टाइल वो जी रही है उसका इम्पैक्ट प्रकृति पे आता है। और एक चरक ऋषि ने ये बताया कि शुक्र शोणित जीव संयोग हेतु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। मीन्स शुक्र यानी स्पर्म, शोणित यानी ओवम, उसका जब कॉम्बिनेशन मतलब कंसेप्शन के टाइम उसका जब मिलन होता है तो उसके साथ जीव संयोगे
तब सोल सोल जब आता है तभी गर्भ संज्ञा भवति, मतलब तभी फीटस का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो इस हिसाब से सोल का भी एक उसके प्रकृति के निर्माण में एक इम्पैक्ट होता है। जो सोल के पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है उसका इम्पैक्ट, और जो पास्ट लाइफ का सभी मतलब मेंटल या इमोशनल जो भी उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसका भी इम्पैक्ट प्रकृति के निर्माण में वो रोल प्ले करता है। सो इसीलिए आयुर्वेद में माइंड बॉडी एंड सोल का कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ये एक होलिस्टिक साइंस है। अब प्रकृति को हम कैसे जान सकते हैं? तो एक तो है कि किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से आप जो नाड़ी परीक्षा, जो आपकी रेडियल आर्टरी पर चेक करके को जो दोष का इम्बैलेंस या बैलेंस है, आपकी प्रकृति क्या है या आपका दोषों का इम्बैलेंस क्या है या कोई ऑर्गन डिस्टर्ब है, ये सब बता सकते हैं। और दूसरा, ये क्वेश्चनर छोटा सा मैंने एक तैयार किया है, तो उसके हिसाब से भी हम अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन, आप रेजोनेट कौन से ऑप्शन में आप रेजोनेट करते हो वो फिगर आउट करते जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बॉडी एंड बोन स्ट्रक्चर एंड वेट। सो ऑप्शन ए, मैं बहुत ही पतली हूँ और मेरे जॉइंट्स जो है वो बहुत ही उभरे हुए हैं। वेट बहुत जल्दी से कम हो जाता है, पर अगर वेट गेन करना हो तो मुझे टाइम लगता है। ऑप्शन बी, मेरा बॉडी फ्रेम मीडियम है और मेरा वजन जल्दी से बढ़ता भी है और कम भी होता है, जैसा मैं मतलब डिसाइड करूं वैसे मैं कर सकती हूँ। ऑप्शन सी, मेरा बॉडी फ्रेम थोड़ा सा हैवी, मजबूत है, स्टर्डी है और थोड़ा सा हेफ्टी है। मुझे अगर वेट गेन करना हो तो जल्दी हो जाता है, पर लूज करना हो सो आई टेक सम टाइम। क्वेश्चन टू अबाउट स्किन एंड हेयर। So, option A, my skin is dry, thin, and dark. I have dry, thin, brittle, and split hair. Option B, मेरी स्किन थोड़ी सी रेडिश, कॉपरिश या येलोइश है और मुझे मोल्स यानी कि तिल, फ्रैकल्स, ब्लैक स्पॉट्स, पॉट वाइन स्टेन्स यानी कि बर्थ मार्क और हाइपर पिगमेंटेशन होने की संभावना ज्यादा है। मेरे बाल लाइट, थोड़े से चिपचिपे और ब्राउन या ब्लॉन्ड कलर के है। ऑप्शन सी, मेरी स्किन बहुत ही खूबसूरत है, सॉफ्ट एंड स्मूथ है, लस्टरस है। मेरे हेयर जो है वो थोड़े से थिक, ऑयली, मजबूत, सॉफ्ट है। क्वेश्चन थ्री, आईज एंड टीथ। ऑप्शन ए, माई आईज आर स्मॉल, ड्राई एंड एक्टिव। और नींद के दरमियान मेरी आंखें खुली रह सकती है, ये एक टेंडेंसी है मेरी। मेरे टीथ अनइवन और क्रुक्ड है, मुझे ब्रेसिस का जरूरत पड़ सकता है। ऑप्शन बी, आई हैव मीडियम एंड शार्प आईज। और जब मैं सन एक्सपोजर मेरा होता है, ज्यादा धूप में जाती हूँ या फिर ज्यादा गुस्सा आता है तो मेरी आंखें लाल हो जाती है। My teeth are medium and even. Option C, my eyes are large and liquid. My teeth are large and even. ऑप्शन फोर, क्वेश्चन फोर, पर्सनालिटी कैसी होगी तीनों दोष के प्रीडोमिनेंट की। सो ऑप्शन ए, आई एम वेरी टॉकेटिव एंड ग्रेगेरियस। मुझे सबसे मिलना बातें करना बहुत अच्छा लगता है। वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी एक्टिव, मल्टीटास्किंग and impatient. Option B, I am dominating, aggressive
focused, intelligent, wise, and courageous. I talk very precisely to the point. I plan and organize very well. Option C, I am very calm and composed, polite, patient, tolerance अच्छा है मेरा, I am non-greedy, I am very grounded, reserved, wise, truthful, respectable, and harmonious. I forgive easily. I talk less and listen more. And the last question is about immunity and prone to illness. Option A, मैं बहुत जल्दी से बीमार पड़ती हूँ या पड़ता हूँ और मुझे पेन, एंजाइटी, इंसोम्निया, न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने की संभावना ज्यादा है. मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति मॉडरेट है, मध्यम है, और मुझे हाइपर एसिडिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होने की संभावना ज्यादा है. ऑप्शन सी, मैं बहुत ही कम बीमार पड़ती हूँ या पड़ता हूँ, और जब बीमार पड़ती हूँ तो मेरी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है. आई हैव वेरी गुड इम्यून सिस्टम. और मुझे इंडाइजेशन, कंजेशन, रिनाइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने की चांसेस ज्यादा है. सो ये जो 5 क्वेश्चन है उसमें अगर मोस्टली आप ऑप्शन ए में आते हो तो आपका वात प्रीडोमिनेंसी प्रकृति है. ऑप्शन बी तो पित्त प्रीडोमिनेंट पर्सनालिटी है आपकी. और ऑप्शन सी कफ या कफ प्रीडोमिनेंट पर्सनालिटी है. ये एक आपको रफली आइडिया देता है इसके ऊपर. और इसका जो अगला सेशन था सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस्ड वात पित्त कफ, उसमें मैंने 29 to 30 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड पर्सनालिटी. तो उस पे जाके आप कॉन्टेम्पलेट कीजिए और उसमें से आप अपने आप को जान सकते हैं कि कौन सी प्रकृति आपकी है और उस हिसाब से क्या लाइफस्टाइल को आपको एडेप्ट करना चाहिए जैसे कि स्वस्थ रह सके. ये जो है एग्जाम्पल लिए मैंने कि वात या फिर वात प्रीडोमिनेंट पर्सनालिटी प्रकृति कैसी हो सकती है. तो जो फर्स्ट वन पिक्चर है यूसेन बोल्ट, जो कि एक जमैकन एथलीट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए तो जो कि एकदम थीन लीन है. ये एक्सरसाइज से मस्कुलर है पर उनके जॉइंट्स जो है थोड़े से प्रोमिनेंट है. और जो स्विफ्टनेस है उनकी वो वात को रेजोनेट करती है. मे बी इनको ज्यादा क्लोजली जाने तो प्रकृति और भी हो सकती है, पर ये एक आपको समझाने के लिए कि कैसे प्रकृति को जाना जा सकता है, किस सिम्टम्स से हम जान सकते हैं. पित्त का देखें तो विराट कोहली, जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, पैशनेट है, मस्कुलर बॉडी है उनका, तो ये पित्त को रेजोनेट करता है. और नील नितिन मुकेश, उनका स्किन का कलर जो कि थोड़ा सा रेडिश है, और जो हेयर कलर है बियर्ड, मुस्टाच या स्कल्प का, वो थोड़ा सा कॉपरिश या ब्लॉन्ड या ब्राउन टाइप का है, जो पित्त के साथ रेजोनेट करता है. तो ये एक एग्जाम्पल है. और AR रहमान या रानी मुखर्जी, उनको देखे तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टर्डी या थोड़ा सा हैवी है, मजबूत है. और AR रहमान जो कि काम थोड़ा सा है उनका नेचर, रानी मुखर्जी का भी. और AR रहमान जो है वो ह्यूमैनिटेरियन या फिलांथ्रोपिस्ट है, जो कि कफ का जो गुण है, लव, कंपैशन, सिंपथी, उसको रिप्रेजेंट करता है. और रानी मुखर्जी जो कि थोड़ा सा उनका नेचर इंट्रोवर्टेड है, उनको पब्लिसिटी ज्यादा पसंद नहीं है, वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रिफर करती है. तो ये उनके लक्षण भी कफ को रेजोनेट करते हैं. ये इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर ज्यादा उनके
कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो, पर ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि इस तरह से हम प्रकृति को जान सकते हैं। अब प्रकृति के हिसाब से कौन सा लाइफस्टाइल जीना चाहिए, तो जो सब प्रकृति के लिए है कि योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, उसको लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और टाइम से सोना, टाइम से खाना, जो आयुर्वेदिक क्लॉक बताया गया है कि जो डॉन और डस्क का जो टाइम है वो टाइम है, और मिड पार्ट ऑफ द डे एंड मिड पार्ट ऑफ द नाइट वो पित्त काल है। और जो लेटर पार्ट ऑफ डे एंड नाइट मीन्स 2 to 6 AM और PM वो वात का टाइम है। तो उस टाइम पे आपको उस हिसाब से एक्टिविटीज करनी है या खाना खाना है, जिससे कि आपके तीनों दोष बैलेंस में रहे। अब ये दोष तो बोला गया है, तो किसी को ये भी सवाल हो सकता है कि ये दोष है तो अपनी बॉडी को क्या हार्म नहीं करते, जो भी हमारी प्रकृति है कि वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ। तो उसके लिए आचार्यों ने ये बताया है कि जैसे कि एक जहरीला कीड़ा है, उसका जो जहर है उसको कभी नुकसान नहीं करता, वैसे ही हमारी जो भी प्रकृति है वो हमें कभी भी नुकसान नहीं करती, वो हमारे वेलबींग के लिए ही होती है। तो ये जनरल रिकमेंडेशन के सिवाय भी दोष अनुसार देखे तो वात पित्त कफ का, तो वात का ऑयल सबसे ज्यादा उसमें बेनिफिशियल है, पित्त में काऊ घी और कफ में हनी। और एक्सरसाइज वात में लाइट करनी, क्योंकि वाइट लाइट एंड मोबिल है, तो हैवी एक्सरसाइज से वात एग्रीवेट हो सकता है। पित्त में मॉडरेट और कफ में ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। सेडेंटरी लाइफ कम जीनी है। और वात के लिए अ, वो मल्टीटास्किंग है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ जिए, जिससे वात बैलेंस हो। अब इसमें अवॉइड क्या करना है, तो वात या वात प्रीडोमिनेंट जो पर्सनालिटी है उनको कड़वा, तीखा और जो कसेला रस है वो ज्यादा नहीं खाना है। सूखा या कच्चे फल या ऐसे कच्चे फल या फ्रूट कम खाने हैं, या फिर जूस पी सकते हैं, क्योंकि वात जो है वो ड्राई है। और कोल्ड फूड यानी कि ठंडा नहीं खाना है। ज्यादा विंडी या कोल्ड वेदर में नहीं जाना चाहिए। हैवी एक्सरसाइज और स्ट्रेस, स्ट्रेस तो सबके लिए अच्छा नहीं है, पर हैवी एक्सरसाइज वायु को बढ़ाता है। पित्त का, तो उसको खट्टा, खारा और तीखा रस नहीं खाना है। स्पाइसी, फ्राइड और फर्मेंटेड जो फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। ओवर ईटिंग, एक्सपोजर टू हीट, क्योंकि पित्त इज लाइक फायर, सो एक्सेस हीट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर पित्त। रात्रि जागरण, लेट रात तक जगना। कफ के लिए क्या अवॉइड करना है, सो मीठा, खारा और खट्टा रस जो है वो। हैवी फूड, फैटी फूड, ठंडा और ओवर ईटिंग। और सब प्रकृति के लिए के भी ये रिकमेंडेड है कि फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, बासी स्टेल फूड नहीं खाना है। और जो हमारी कैपेसिटी है, आचार्यों ने बताया कि उसको, अब आपका जो स्टमक है उसके 4 पार्ट कर दो, उसमें 2 पार्ट में जो हैवी मील होना चाहिए, अ, तीसरे भाग में लिक्विड होना चाहिए, और जो चौथा भाग है उसको आप छोड़ दो, वो वायु पित्त और कफ का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छे से हो। तो ये भी एक रिकमेंडेशन आचार्यों द्वारा किया गया है। सो हमें प्रकृति क्यों जाननी है, तो टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ थ्रू टेलर्ड पर्सनलाइज हेल्थ रेजिमेंट, जो प्रकृति के हिसाब से लाइफस्टाइल बताई गई है उसको फॉलो करके हम हेल्दी रह सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज टू हैव कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट, diagnosis, prognosis या pathogenesis. So this is the purpose of knowing Prakriti, and I have taken references from the Bruhatrayi of Ayurveda, यानी कि 3 जो महान ग्रंथ है, वाग्भट ऋषि द्वारा रचित अष्टांग हृदय, सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता और चरक द्वारा रचित चरक संहिता, इसमें से मैंने अपने रेफरेंसेस लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।